हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉर्ट रिवीजन क्लासेस। हमारी ये चल रही है साइंस की सीरीज़ आरआरबी जेई सीबीटी 1 2026 के लिए, जिसमें हमने केमिस्ट्री की 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली है और आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स वो डाई होती हैं जो अपना कलर या ओडोर चेंज कर लेती हैं। ओडोर मतलब स्मेल चेंज कर लेंगी जब भी हम उनको एसिड में डालेंगे या बेस में डालेंगे। अब ये एल्कली क्या है, जो बेस होता है सॉल्यूबल होता है वाटर में। जो भी बेस अगर पानी में सॉल्यूबल है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं एल्कली। तो जो अपना कलर या स्मेल चेंज कर देंगे कब, कांटेक्ट में आके एसिड या एल्कली में। अब ये बात ध्यान देने वाली है कि वो अपना कलर या स्मेल तभी चेंज करेंगी जब एसिड या बेस आपके H+ आयंस या OH आयंस रिलीज करेंगे, मतलब जब वो पानी में जाएंगे। अगर आप सोचोगे कि ड्राई एसिड है आपके पास कोई, तो ड्राई एसिड को अगर आप लिटमस पेपर या कोई भी डाई में डालोगे तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, वो अपनी स्मेल चेंज नहीं करेगा। तो और एसिड जो होती है वो तभी अपनी प्रॉपर्टी शो करती है जब आप उसमें पानी में डाल के H+ या OH आयंस रिलीज करते हैं वो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं आपके कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो आपके नेचर में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में रेड लिटमस पेपर होता है और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, दूसरा होता है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। हल्दी भी अपना कलर चेंज कर लेती है और हल्दी पाई जाती है प्लांट से, तो वो होता है नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो मैनमेड होते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, जैसे फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये अपना कॉन्टैक्ट चेंज, कलर चेंज कर लेते हैं जब भी ये कॉन्टैक्ट में आते हैं एसिड या बेस के। तीसरा इंडिकेटर होता है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये वो इंडिकेटर होते हैं जो अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देंगे? स्मेल चेंज कर देंगे, जैसे वेनिला, अनियन और क्लोव। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, वो ये होता है कि मान लो एक बच्चा है, वो कलर ब्लाइंडनेस है उसको, तो वो कैसे पता लगाएगा? वो कलर चेंज तो देख नहीं पाएगा कि एसिड है बेस है, तो वो स्मेल से पता लगाएगा। तो वो कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेगा? वो यूज़ करेगा ऑल्फैक्टरी। और डीप में पूछेगा तो पूछेगा कि चार नाम दे देगा, बोलेगा कौन सा ये इसमें से ऑल्फैक्टरी है, तो आप बोलोगे अनियन या क्लोव या वेनिला। ठीक है, अब ये कलर चेंज कैसे कैसे करते हैं। मान लो आपके पास रेड कलर का लिटमस पेपर है, अगर वो एसिड में डालोगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपने उसको बेस में डाला तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। सेम अगर ब्लू लिटमस पेपर है, आपने एसिड में डाला तो वो कौन से कलर का हो जाएगा? तो वो रेड हो जाएगा। और ब्लू बेस में कोई चेंज ही नहीं होगा, नो चेंज रहेगा। ठीक है, अब हल्दी की बात करते हैं। अगर हल्दी एसिड में डालती है तो वो चेंज नहीं करती है, वो येलो की येलो ही रहेगी। लेकिन अगर आपने उसको बेस में डाल दिया, बेस जैसे कि साबुन, मान लो आपने हल्दी को साबुन पे रख दिया तो साबुन कैसा हो जाएगा? हल्का सा रेडिश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन, जो फिनोप्थिलीन बॉल जैसी होती है ना वही। तो अगर वो एसिड में डालोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस रहेगा। और अगर आपने उसको बेस में डाला तो वो पिंक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो हरिद्वार में आपने देखा होगा अंगूठी चेंज करते हैं, अंगूठी ऐसे डाल के देखते हैं हाथों में, वो कलर चेंज हो गया, तो वो यही है कि बेस में कलर चेंज हो जाता है, पिंक हो जाता है, नहीं होता है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा ये मिथ बहुत ज़्यादा चलते हैं बाहर, देखोगे अगर आप तो आस्था के नाम पे। तो फिर आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड में क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और बेस में कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिकेटर्स पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन सा कलर चेंज हो गया, एसिड में कौन सा कलर हो जाएगा, बेस में कौन सा कलर हो जाएगा। तो आपको ये याद होना चाहिए। फिर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर को, इंडिकेटर को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। ये आपको बताते हैं कि कलर चेंज हुआ है। मान लो कोई डार्क रेड हो गया है, तो अगर डार्क रेड हुआ है तो आप कहोगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं कहूँगा डार्क ब्लू हो गया उसमें डालने पे, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे डालने पे, तो तुम कहोगे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि हमें एसिड और बेस के बारे में पता कैसे लगाना है। अब ये एसिड है क्या? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयंस रिलीज करते हैं। याद रखिएगा, H+ आयंस रिलीज करते हैं वाटर में। अब आरआरबी ना इसमें बहुत फंसाता है। कैसे फंसाता है वो समझते हैं। कि मान लो उसने बोला 2 सॉल्यूशन है आपके पास, एक ये रहा, एक ये रहा। अब इन 2 सॉल्यूशन में एक में तो H+ आयंस बहुत ज़्यादा रिलीज हुए और एक में H+ आयंस कम रिलीज हुए। वो पूछेगा कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो आप कहोगे कि भाई ये एसिडिक ज़्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक है क्योंकि इसने H+ आयंस कम रिलीज करे हैं, ये स्ट्रॉन्ग है। पहला क्वेश्चन ऐसे फंसाता है। दूसरा कैसे फंसाता है कि मान लो उसने बोला H+ आयंस ज़्यादा रिलीज हुए, इसमें H+ आयंस ज़्यादा रिलीज, इसमें कम रिलीज हुए। तो वो पूछेगा कि H+ आयंस ज़्यादा रिलीज कब होंगे, तो आप कहोगे जब आप पानी ज़्यादा मिलाओगे। तो हमेशा जब पानी मिलाएंगे तब ही H+ आयंस रिलीज होंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब
जो एसिड होते हैं उनको दो तरह से डिवाइड कर देते हैं, जैसे ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड करेंगे तो वो एसिड जो है प्लांट्स और एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। जैसे भाई हमने नींबू खाया, नींबू में होता है कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। ऐसे ही विनेगर, विनेगर क्या होता है आपका, सिरका, सिरका के अंदर कौन सा होता है, एसिडिक। तो हम लिख सकते हैं विनेगर में कौन सा होता है, एसिडिक। अब आता है सिट्रिक एसिड किस में होता है, जो भी खट्टे फ्रूट होते हैं जैसे मौसमी वगैरह, तो उसमें कौन सा होगा, ऑरेंज वगैरह, सिट्रस, सिट्रिक एसिड होगा। फिर आता है लैक्टिक एसिड, किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है सोर मिल्क में और दही में। अच्छा, फिर आता है टैटरिक एसिड, टैटरिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये या तो टेमरिंड में, टेमरिंड क्या होता है आपका, इमली, या फिर ग्रेप्स में। बच्चे इसमें भूल जाते हैं कि ग्रेप्स, ये ग्रेप्स भी किस में आता है, टैटरिक एसिड में आता है, यार और भी पूछता है, फंसाता है इसमें। ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में होता है ना। और फॉर्मिक एसिड जब कोई आपको काट लेता है, जैसे चींटी ने काट लिया तो आपके मोटा मोटा हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं, आपके वो फॉर्मिक एसिड आ जाता है। या फिर नीडल लीफ जो होती है, नीडल लीफ, ये कौन सी होती है, जो आपके वो नहीं होता, एक ऐसी पहाड़ों पे एक पौधा होता है, उसको छूने से क्या होता है, आपके बहुत तेज खुजली मचने लगेगी, तो वो भी उसी से होता है। और एक होता है जो क्या कहते हैं, मधुमक्खी के काटने से, नीडल लीफ स्टिंग, है ना, तो वो उससे भी होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी होती हैं जिसमें एसिड कौन सा पाया जाता है, जो अरबी पूछता है। फिर आता है मिनरल एसिड, मिनरल एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा जो आपको जला दें, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, याद रखना है आपको। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना है आपको। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक सबसे खतरनाक एसिड होता है, हाथ पे आ गया तो हाथ जल जाएगा। फिर कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब होता है मिनिमम पॉसिबल वो अमाउंट ऑफ वाटर, याद रखिएगा। कंसनट्रेटेड में पानी ना के बराबर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, ये स्टेटमेंट में आता है कि कंसनट्रेटेड क्या होता है, ये क्या होता है। फिर ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, आपको बताना होता है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। तो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ पानी जिसमें हो वो कंसनट्रेटेड, जिसमें पानी हो ज़्यादा वो कौन सा होगा, डाइल्यूट एसिड। कौन सा होगा, डाइल्यूट एसिड। H+ कौन ज़्यादा बना रहा होगा, पानी में ऑलरेडी पानी है तो ये H+ ज़्यादा बना रहा होगा। ठीक है, ये समझिएगा कि इसमें पानी मिला हुआ है तो ये H+ ज़्यादा होंगे, इसमें पानी कम है तो इसमें H+ ज़्यादा नहीं बन रहे होंगे। जब तक पानी नहीं पड़ेगा तब तक H+ नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर एक नोट आता है, नोट क्या बोलता है, डाइल्यूट एन एसिड इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडिड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। मतलब क्या हुआ, अगर ये एसिड है और ये वाटर है तो हमेशा हमें वाटर के अंदर, मतलब एसिड को इसमें मिलाना चाहिए ऐसे। क्यों, अब ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। जो जब एक्सोथर्मिक होगी तो क्या होगा कि हीट निकलेगी। अगर पानी है ज़्यादा, पानी ज़्यादा है तो हीट कम बनेगी। अगर मैं पानी में एसिड मिला दूंगा, मतलब मैंने इसके अंदर पानी मिला दिया, वाटर मिलाया हल्का सा, तो एसिड क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ये बाहर आ सकता है, जल सकता है। इसीलिए हमें पानी में एसिड मिलाना चाहिए। क्या होना चाहिए, पानी में एसिड मिलाना चाहिए, ना कि एसिड के अंदर पानी डालना चाहिए, ये याद रखना चाहिए। और डाइल्यूट एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, H+ आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देते हैं। ठीक है, ऑल एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन बट ऑल कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन डजंट मीन दे आर एसिड। मतलब क्या हुआ, हर स्टेटमेंट का एक अपना मतलब है। जैसे मैंने बोला H2SO4 एसिड है, HCl एसिड है, HNO3 एसिड है। तो हर एसिड में जितने भी एसिड होंगे उसमें हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। लेकिन कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है जरूरी नहीं है कि वो एसिड हो। ये इथेनॉल, इसके अंदर H है, क्या ये एसिड है, नहीं है। तो इसका मतलब है हर कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो, स्टेटमेंट सुनना, हर कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो जरूरी नहीं है वो एसिड हो, लेकिन हर एसिड में हाइड्रोजन होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये स्टेटमेंट में आते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर एसिड जो है वो प्रॉपर्टी शो करेगा, मैंने इतनी बार बता दिया अभी कि डाइल्यूट होगा, जब वो पानी में होगा तभी करेगा। जैसे एक होता है NaCl H2SO4, तो क्या बना देगा, तो एक रिएक्शन मैंने बता दिया कि ये होता है NaSO4 प्लस NaSO4 प्लस HCl बना देगा। NaSO4 प्लस HCl, हाँ NaSO4 प्लस HCl बना देगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि ये रिएक्शन मैंने पता नहीं पेपर में आई हुई थी, इस बारे में मैंने यहाँ पर लिख दी थी। तो NaSO4 के साथ मिल जाएगा, HCl के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बना दिया। तो अपनी प्रॉपर्टी कब शो करता है, डाइल्यूट में करता है। अच्छा, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है और रेन वाटर, इसके बारे में याद रखना है। तो जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर आयंस ना के बराबर होते हैं, मतलब आयंस उसके अंदर नहीं होते हैं। रेन वाटर के अंदर आयंस होते हैं, इसीलिए रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये याद रखिएगा। ऐसे ही आता है RO वाटर, जो RO वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते हैं। लेकिन जो आपका टैप वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि उसके अंदर फ्री आयंस होते हैं। तो ये चीज़ का आपको याद रखना है। इसके बाद अब आता है हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि अगर मैंने एसिड में
ध्यान से सुनिएगा। पहला, मैंने मेटल मिला दिया। क्या मिला दिया एसिड के अंदर? मेटल मिला दिया, तो मुझे मिलेगा सॉल्ट और मुझे मिलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मतलब एसिड के अंदर मेटल डाल दो, लोहा डाल दो, जिंक डाल दो, आयरन डाल दो, मैग्नीशियम डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो आपको सॉल्ट मिलेगा एक, और एक मिलेगा हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये जो सॉल्ट होगा ना, ये हल्का सा पॉइजनस होगा, ये भी याद रखिएगा, पॉइजनस होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जेडन, मैंने जिंक डाला, तो जेडन किसके साथ मिल गया? जेडन SO4 के साथ मिल गया, ये क्या बन गया? सॉल्ट बन गया, और हाइड्रोजन गैस मिल गई। ऐसे ही मैंने Fe डाल दिया, आयरन डाल दिया HCl के अंदर, FeCl2 बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती है? पॉप साउंड करती है। कब करती है? सोप वाटर के अंदर, जब हम उसमें जला देते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको टेस्ट बताना है। जैसे मान लो कि आपने इसके अंदर H2SO4 है, मैंने इसके अंदर जिंक डाल दिया। क्या डाल दिया? जिंक। तो इसके अंदर ZnSO4 बन गया, साथ में कौन सी गैस निकली? H2 गैस निकली। अब ये जो गैस है, मैंने उसको सोप वाटर के अंदर डाल दिया, तो इसके अंदर सोप वाटर डाल दिया, तो क्या होगा कि ये बबल्स बनाएगा। जब बबल्स बनाएगा तो ऊपर उठेंगे, जब ऊपर उठेंगे, मैंने यहाँ पर लगा दी कैंडल, तो जब कैंडल्स में ये फूटेंगे तो साउंड क्रिएट करेंगे, जिसको बोलेंगे पॉप साउंड। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर आता है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। अब जो है, मैं एसिड में क्या मिलाऊंगा? मैं एसिड के अंदर मिलाऊंगा या तो मेटल कार्बोनेट, या मैं मिलाऊंगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिलाऊंगा? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, अगर मैंने इन दोनों को मिलाया तो क्या बना? तो ये बना सॉल्ट प्लस, देखो कार्बोनेट, तो कार्बोनेट से ही समझना है कि CO2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस, और साथ में क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने देखा कि मैंने मिलाया Na2CO3। Na क्या है? सोडियम, मेटल है। कार्बोनेट, CO3 क्या है? कार्बोनेट। ये मिलाया मैंने HCl क्या है? एसिड। तो मेटल कार्बोनेट में मैंने एसिड मिलाया, तो क्या मिला? सॉल्ट मिला, है ना। Na किसके साथ मिल गया? Cl के साथ। और मुझे कौन सी गैस मिली? CO2 मिली, तो ये आपका CO2 गैस हो गई, और ये मिल गया आपको वाटर। जो CO2 गैस है ना, ये आपकी ब्रिस्क एफर्वेनेस की आवाज़ निकालेगी, मतलब छनने की आवाज़ निकालेगी, उस तरह से। अच्छा, अब इसका टेस्ट कैसे होता है? मान लो कि आपके पास CO2 गैस निकली, है ना। कैसे निकली? कि आपने Na2CO3 के अंदर HCl मिला दिया, HCl प्लस Na2CO3, आपको क्या मिला? आपको मिली CO2 गैस। आपने उस CO2 गैस को पास कराया और आपने उसको भर दिया किसके अंदर? लाइम वाटर के अंदर। किसके अंदर? लाइम वाटर के अंदर। लाइम वाटर क्या होता है? आपका CaOH का होल ट्वाइस। जैसे ही आपने इसको इसके अंदर करा, तो एकदम दूध जैसा हो गया। कैसा हो गया? दूध जैसा। तो जैसे ही दूध जैसा हो जाएगा, आप कहोगे भाई ये दूध जैसा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये CO2 गैस है पक्का। लेकिन अगर आप CO2 गैस को ज़्यादा मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? तो वो दूध जैसा हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इक्वेशन की फॉर्म में समझते हैं। मेरे पास CO2 गैस है, CO2 गैस में मैंने क्या मिला दिया? CaOH2 लाइम वाटर मिला दिया। लाइम वाटर का दूसरा नाम होता है स्लेक लाइम, मैंने मिला दिया। अभी क्या बन गया? CaCO3 बन गया, साथ में कौन सा? वाटर निकल गया। अब ये कैसा होगा? ये होगा मिल्की, बहुत ज़्यादा दूध जैसा लगेगा आपको। जैसे ही आपने CaCO3 इसमें आपने CO2 गैस मिलाते गए, तो पानी इसके अंदर मिल जाएगा, और क्या बन जाएगा? CaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये क्या होगा? जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी। तो यहाँ पर मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, तो आप एकदम और ज़्यादा श्योर हो जाओगे कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि अब पानी के अंदर मिल चुकी है, और मिल्कीनेस गायब हो गई है, क्योंकि आपका बन गया है कैल्शियम बाई कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब एक एग्जांपल आता है कि मेरे पास एग शेल है, मैंने उसके अंदर एसिड मिलाया, तो उस क्या होगा? तो एग शेल जो होते हैं ना, अंडे का छिलका, उसके अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? मेटल कार्बोनेट है। तो मेटल कार्बोनेट जब मैं एसिड में मिलाऊंगा तो क्या होगा? तो तुम कहोगे भाई एक तो मुझे मिलेगा सॉल्ट, एक मिलेगी गैस। कौन सी गैस मिलेगी? CO2 गैस मिलेगी, और एक मिलेगा मुझे वाटर। तो ये चीज़ का याद रखना है आपको। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तीसरी आती है, जब मैंने एसिड को मिलाया मेटल ऑक्साइड में। किस में मिलाया? मेटल ऑक्साइड में। तो मुझे सॉल्ट और वाटर मिलेगा, कोई भी गैस नहीं मिलेगी। तो मतलब क्या समझे आप समझे, सॉल्ट को आपने खाली मेटल में मिलाया, सॉरी, एसिड को आपने खाली मेटल में मिलाया, तो क्या बनेगा? तो आप कहोगे भाई सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर आपने एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिलाया, तो सॉल्ट प्लस कार्बोनेट और CO2 प्लस वाटर मिलेगा। लेकिन अगर मैंने एसिड को मेटल ऑक्साइड में मिलाया, तो मुझे क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, कोई भी गैस नहीं मिलेगी। अब ध्यान से देखना, मेटल ऑक्साइड में मैंने मिलाया एसिड, तो एसिड लिया मैंने HCl, मेटल ऑक्साइड लिया CO, तो एसिड क्या हो गया? HCl, मेटल ऑक्साइड क्या हुआ? CuO कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जो बना वो क्या बनेगा? Cu किसके साथ मिल जाएगा? HCl के साथ CuCl2, ये क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अब एक बात बताना, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन जो RRB बनाता है कि
ये मुझे मिल रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर कैसे मिलता है? जब भी मैं एसिड प्लस बेस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? तो कहोगे सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो इसका मतलब ये है मेरे पास एसिड भी है, मेरे पास सॉल्ट भी है, वाटर भी है। तो ये CuO है, वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? वो है नहीं बेस, लेकिन वो एक्ट एज बेस कर रहा है। मतलब वो बेस की तरह उसका नेचर है। तो मतलब बेसिक आप बोलोगे कि मेटल ऑक्साइड जो है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, कि वो अपने नेचर कैसा होता है उनका, भाई वो बेसिक की तरह काम करते हैं, बेसिस की तरह काम होता है उनका नेचर। उनका कैसा है? बेसिक की तरह है, क्योंकि वो बनाते क्या एसिड के साथ मिलके? सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका एसिड के सब क्वेश्चंस और केमिकल रिएक्शंस मतलब सब कवर हो गया। इसके अलावा थ्योरी कुछ नहीं है। फिर हम आते हैं बेस पे। अब बेस बहुत छोटा सा है और आसान है। वो सब्सटेंस जो OH आयंस रिलीज करें, कब? जब हम उसको पानी में मिला देंगे। ज़्यादा OH आयंस रिलीज करेंगे तो आप कहोगे स्ट्रॉन्ग है, कम OH आयंस रिलीज करेंगे तो आप कहोगे वीक है। याद रखिएगा, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको याद रखना है NaOH। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, pH वैल्यू उसकी 14 होती है। KOH। ऐसी वीक बेस होते हैं NH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? मैंने मैंने अगर बेस में मिलाया मेटल तो मुझे क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सेम अगर मैंने मेटल मिलाया एसिड में तब भी मुझे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ही मिलेगा। अगर मैंने मेटल मिलाया बेस में तब भी मुझे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। दोनों का रिवीजन हो रहा है साथ साथ। अब मेटल जो है वो कौन सा लिया मैंने? जिंक बेस लिया, NaOH। तो ये ZnNa2ZnO2 बना। ये क्या बनता है? ये पॉइजनस होता है और इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और साथ में कौन सी गैस मिली? हाइड्रोजन गैस मिली। ये क्या है? सॉल्ट होता है। और ये कैसा सॉल्ट है आपका? ये पॉइजनस सॉल्ट है, ठीक है। अब आता है रिएक्शन होता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। ध्यान से देखना, बेस में मैंने नॉन मेटल ऑक्साइड मिलाई, एसिड में मैंने क्या मिलाया था? मेटल ऑक्साइड मिलाया था। क्या मिलाया था? मेटल ऑक्साइड। और मुझे क्या मिला था? सॉल्ट प्लस वाटर ही मिला था। सेम चीज़ मिली थी मुझे, है ना। लेकिन मैं बेस में नॉन मेटल ऑक्साइड मिला रहा हूँ, तब भी मुझे क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। बेस के लिए मैंने CaOH2, ये चैप्टर 1 में बताया। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है स्लेक लाइम। स्लेक लाइम। इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है इसका? लाइम वाटर। लाइम वाटर, याद रखिएगा। इसमें मैंने CO2 गैस मिलाई तो क्या मिलेगा? आप देखो, इसमें अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ये, इससे पहले वाली वीडियोस में। तो ये बन जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। इसको मार्बल भी बोल देते हैं कोई कोई, ठीक है। और साथ में क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। फिर आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो मैंने बताई एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बताते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये क्या है? CO2, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है, वाटर है। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ये सॉल्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ओ सॉरी, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बना देगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये एक्ट एज एसिड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया इज CO2 एक्ट एज एसिड। इसका मतलब CO2, ये क्या है? ये है आपका नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड आर कैसे एसिड, कैसे एक्ट करता है? एसिडिक इन नेचर। कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ठीक बात है। इसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। HCl लिया हमने, बेस में NaOH लिया, H किसके साथ जाएगा? OH के साथ, H2O बन गया। Na किसके साथ जाएगा? Cl के साथ, NaCl बन गया। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है? इसमें एक एग्जाम्पल और दे देते हैं कि कौन सा दे हम दे देते हैं इसमें, NaOH का दे देते हैं। NaOH प्लस H2SO4 मिला दिया मैंने। अब क्या बनेगा? तो कहोगे NaSO4 बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O बन जाएगा, सही है। और Na2SO4 क्या है? ये भी सॉल्ट है, ये आपका वाटर है, ये आपका एसिड है, और ये आपका बेस है। तो इस तरह से आपके बन गए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर हमें पढ़ना होता है इसमें पीएच के स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है? एक ऐसा स्केल सा होता है, उसके अंदर 0 से लेके 14 तक वैल्यू होती है। यहाँ पर 7 होता है जो कि होता है आपका न्यूट्रल। इधर की साइड में H प्लस आयंस रिलीज ज़्यादा होते हैं, इंक्रीज होता है कंसंट्रेशन। इधर की साइड से OH माइनस का इंक्रीज होता है। मतलब अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो है ही, 8 8 9 10 11 12 13। अब इसमें क्या है कि इन दोनों में से 2 और 5 में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? तो आप कहोगे 2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि H प्लस आयंस इसके पास ज़्यादा है, एसिड है। और ये वीक एसिड में आ जाएगा, वीक एसिड। ऐसे ही मैं बोलूँगा कि 9 और 14 में कौन है? तो आप कहोगे 9 तो वीक बेस हो गया, OH आयंस कम है इसके पास, वीक बेस। और 14 क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस हो गया।
इसके अलावा आपको क्या रखना है, 7 पे कौन सा होता है, 7 पे आपका वाटर होता है। अब जो हमारा ब्लड होता है, एक क्वेश्चन आता है, ब्लड जो होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, कितना होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। कैसे, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7 से 7.8 तक होती है। एसिडिक रेन की 5.6 से कम होती है। पीएच ऑफ सॉइल हम देखते हैं, मान लो अगर एसिडिक है कोई भी सॉइल, एक क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा, हमें गिब्सन मिलाना पड़ेगा। आगे हम अभी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। फिर पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पेट में एक हमारा होता है एचसीएल, एसिड जो खाने को गलाता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें हो जाती है एसिडिटी। अगर एसिडिटी हो जाएगी तो हमारे पेट को जलन हो जाती है, क्योंकि हमारी जो पेट की म्यूकस की लेयर होती है वो फट जाती है। ये हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे, मतलब बायोलॉजी में। टूथ डिके, हमारे जब दांतों में कीड़े लग जाते हैं, कब लगते हैं, जब पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है। पीएच इन प्लांट्स, प्लांट्स में जैसे जो एसिडिक है उसके अंदर मिट्टी कोई एसिडिक है तो हमें प्लांट्स भी कैसा लेना पड़ेगा, एसिडिक लेना पड़ेगा। मिट्टी बेसिक है तो प्लांट कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पीएच के सॉल्ट है जो हमें याद रखना है। पहला क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl। कैसे बनता है, वही सेम NaOH प्लस HCl। Na किसके साथ मिलेगा, Cl के साथ, तो क्या बन जाएगा, NaCl। H किसके साथ मिलेगा, OH के साथ, क्या बन जाएगा, प्लस H2O। ये आपको याद रखना है। अब इसमें एक क्लोरेट प्रोसेस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इससे जो बनता है ना वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। कैसे, याद रखिएगा कि मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी लिया, NaCl प्लस H2O। अब ध्यान रखना, अब देखो हमने पानी लिया है इसको, तो हमें इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं जो मुझे बतानी जरूरी है। क्या, अगर मैंने NaCl प्लस H2O लिया ज़्यादा अमाउंट में, मतलब नमक बहुत भर रखा है, तो इसको बोलूँगा मैं ब्राइन वाटर। पहली बात तो ब्राइन वाटर, ठीक है। तो मैंने ब्राइन वाटर लिया है तो इसको मैं बोलती है ब्राइन वाटर, ये याद रखा। जब मैंने ब्राइन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो मुझे क्या क्या मिला, तो ये टूट जाएंगे। जब टूटेंगे तो क्या बनेगा, NaOH। ये क्या होता है, बेस। एक मुझे मिला Cl2, ये होती है गैस। एक मिला हाइड्रोजन, ये भी होती है गैस। अब इसमें मैंने क्या करा, इसको मैंने एक इलेक्ट्रोड लगाया, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगाया, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, अभी टूटने लग जाएंगे। अब जो आपका पॉजिटिव वाला होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, एनोड, पॉजिटिव। जो नेगेटिव होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, कैथोड, है ना। तो जो कैथोड है, कैथोड पे कौन आ जाएगा, जो नेगेटिव है तो उस पर हाइड्रोजन आ जाएगा। एनोड पॉजिटिव है तो उस पर नेगेटिव वाला क्लोरीन आ जाएगा। तो याद रखना है। और जो NaOH है वो किधर की साइड रहेगा, वो कैथोड की साइड रहेगा, थोड़ा सा NaOH ऐसे रखा रहेगा। ठीक है। अब क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि जो NaCl जब आपका H2O में मिलता है तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो इसमें क्या क्या बन जाता है, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो जो H2 होता है उसके बहुत सारे काम है, फ्यूल्स में अमोनिया में काम आता है। Cl2 वाटर ट्रीटमेंट में, क्लोरीन स्विमिंग पूल वगैरह में काम आता है, PVC बनाने में। NaOH साबुन में, डिटर्जेंट में काम आता है। अगर मैं H और Cl को मिला दूंगा, HCl मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में काम आता है। NaOH और क्लोरीन को मिला दूंगा तो आपका NaOCl बन जाएगा, ब्लीच बन जाएगा, जो कि फैब्रिक को ब्लीच करने में काम आता है। ठीक है। अब ये जो NaCl है ना, इसके बारे में एक और बात ध्यान लेते हैं कि NaCl जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मोल्टन स्टेट में या लिक्विड बोल दो या पानी के अंदर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि सॉलिड स्टेट में आपका NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है। फिर आता है दूसरा बेकिंग सोडा, बेसिक बेकिंग, बी फॉर बेकिंग, और बी फॉर याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। अब बाई का मतलब हाइड्रोजन ही होता है, याद रखिएगा। तो बेकिंग सोडा का क्या मतलब हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये वही बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये वही बेकिंग सोडा है जो आपके एंटासिड इनो में काम आता है। इनो में कैसे काम आता है कि जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो आपको क्या कहते हैं, एंटासिड लेना पड़ता है। एंटासिड मतलब जो एसिड है आपके पेट में, उसके अंदर आपने इसको बेस मिलाया और क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया, और वाटर हो गया। मतलब पेट में आपके एंटासिड मतलब आपका सॉल्ट ले लिया तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बन जाता है। ठीक है। मतलब ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। तो आपका इससे पेट में जो एसिड है वो सॉल्ट में बदल जाएगा, पानी आ जाएगा, CO2 से आपको डकार आ जाएगी। तो इसलिए आपका बेकिंग सोडा यूज़ होता है। एक होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर सोडा वाला जो आपका एसिड, सोडा एसिड होता है, वो आपका उसमें यूज़ होता है बेकिंग सोडा में। मतलब बेकिंग सोडा उसमें यूज़ होता है आग को बुझाने के काम में, क्योंकि वो क्या करता है कि जहाँ पर आग लग रही है उसके ऊपर ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देगा, तो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो याद रखना, बेकिंग सोडा किसके काम आता है, एंटासिड के काम आता है। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। एंटासिड मतलब कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, आपको CO2 गैस बना देगा, वाटर बना देगा, सॉल्ट बना देगा। अच्छा, जो बेकिंग सोडा होता है ना, वो आपका
फुलाने में भी काम आता है। जैसे आपको ढोकला फुलाना है, आपको पकौड़े बनाने हैं, पकौड़े फुलाने हैं, क्रिस्पी में भी काम आता है। तो ये सब करना है तो मैं क्या डालूँगा, बेकिंग सोडा डालूँगा, इसलिए वो घरों में बेकिंग सोडा यूज़ होता है। ठीक है? अच्छा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इसमें फ़र्क भी आया हुआ है, ये हमने लिख लेते हैं यहाँ पर कहीं पर जगह हो तो। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, अब क्या फ़र्क है ध्यान से सुनना। बेकिंग सोडा में अगर मैंने एडिबल एसिड मिला दिया, एडिबल मतलब क्या होता है कि खाने वाला एसिड, जैसे टार्टरिक एसिड मिला दिया, है ना, या एसिटिक एसिड मिला दिया, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया है कि अगर एडिबल खाने वाला वो सोडा, वो खाने वाला एसिड मिला देंगे हल्का सा बेकिंग सोडा में, तो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ये अंतर होता है। फिर आता है वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसमें होता है 10H2O। अगर मैंने 10H2O हटा दिए, रिमूव कर दिए, ये कट कर दिए, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ये वॉशिंग पाउडर। ये याद रखना है आपको, इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। वॉशिंग सोडा का क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बी फॉर बेकिंग, बी फॉर बाइकार्बोनेट, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखो, एक होता है आपके पास स्पेयर, एक होता है हेमीस्फीयर। हेमी का मतलब क्या हो गया, आधा, है ना, तभी तो ये स्फीयर होता है। हेमीस्फीयर मतलब आधा, हेमी मतलब क्या हो गया, आधा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या मतलब याद रखना कि हेमीस्फीयर का मतलब होता है हेमी हाइड्रेट, मतलब इसमें कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब पानी। आधा पानी हो तो आप बोलोगे वो पीओपी बन गया है। क्या बन गया, पीओपी। अब ये बनता किससे, ये बनता है गिप्सम से। ये वही गिप्सम है जो सॉइल को एसिडिक से हटा के न्यूट्रल में कोशिश करती है बनाने की। तो अगर एसिडिक सॉल्ट है तो हमें उसको न्यूट्रल बनाना है तो क्या डालेंगे, गिप्सम। तो ये वही गिप्सम है। तो मैंने गिप्सम है, उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, है ना। तो ये होता है गिप्सम का फॉर्मूला जो आया हुआ। अगर मैंने उसको हीट करा, है ना, कितने डिग्री पे, 100 डिग्री पे, तो क्या बन जाएगा, CaSO4 हाफ H2O। तो 3/2 पानी जो है वो उड़ जाएगा। तो ये किसमें, ये तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा पीओपी। ये आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, अब ये यूज़ किस में होता है भाई, ये आपका फ्रैक्चर हो जाता है, पीओपी तब यूज़ होता है ना। आपका डेकोरेशन हो जाती है घरों में, जो दीवारों पे ऊपर होती है उसमें होता है। और ये किस में यूज़ होता है आपका, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपका पहले के ज़माने के टॉयज़ में यूज़ होता था। ठीक है, तो इतने सारे यूज़ होते हैं। ये सब मिला के, एसिड के बारे में, बेस के मिला के, सॉल्ट मिला के आपका पूरा चैप्टर बन जाता है एनसीईआरटी 10th का, जो कि आपका आरआरबी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ठीक है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, थैंक यू। इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे न्यू एनसीईआरटी के, जो आपकी 9th की एनसीईआरटी आ रही है ना, नई वाली, उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग दे रखी हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स के बारे में। सही है, मिक्सचर्स और एलिमेंट, कंपाउंड, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम इसमें। तो ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके।